है, जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसीलिए हम मतलब जो प्रोपोगेशन है उसका जेड डायरेक्शन में है। तो ई जेड टी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जाता है और बी जेड टी ऐसे दिया जाता है, ये हम पहले देख चुके हैं, है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है। अब देखो इसको हम इन आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ये हमने पहले दिखा रखा है कि ये क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखो डेल डॉट ई, तो एप्सिलॉन यहाँ जाके ये तो 0 हो जाएगा, तो डेल डॉट ई बराबर क्या है, देखो डेल डॉट ई मतलब डेल डॉट ई मतलब ये डेल डॉट ई आई के डॉट वही फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या वो है, क्या कहते हैं उसको, 0 है सीधे सीधे, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ये, है ना, डेल डॉट ई। तो डेल डॉट ई को हमने क्या कर दिया, आई के डॉट ई, तो एप्सिलॉन हमारा इधर जाके 0 हो सकता है, तो के डॉट ई बराबर 0 हो गया। तो पहली इक्वेशन ऐसी आ गई। ये इन्होंने ये डेल क्रॉस ई बराबर क्या है, माइनस डेल पी बाई डी टी, और डेल क्रॉस ई बराबर क्या लिखते हैं, ये डेल क्रॉस ये ई का मतलब आई के इंटू, तो ये देखो आई के कहाँ गया, वो आई के इंटू वो फंक्शन, तो बी बल्कि यहाँ पे सॉरी ई आई के क्रॉस वही फंक्शन, तो आई के क्रॉस ये फंक्शन इन्होंने क्या करता है, पहले इक्वेशन को कर रखा है ना। और ये देखो और माइनस डेल बी बाई डेल टी, और बी भी आपका क्या है, ई टू दी पावर के फॉर्म में है, तो डेल बाई डेल टी हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस आईटा ओमेगा वही चीज, यानी कि बी। तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और आई ओमेगा बी आ जाएगा। उसी तरीके से डेल डॉट बी बराबर 0 है, तो डेल डॉट एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, आई के डॉट वही चीज। तो देखो आई के डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के डॉट बी बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से ये क्या है, डेल क्रॉस बी, तो डेल क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस, ये डेल क्रॉस कोई भी चीज, तो क्या लिखते हैं उसको, आई के क्रॉस, तो आई के क्रॉस वही चीज यानी कि बी बराबर, देखो बराबर क्या है, म्यू एप्सिलॉन ई, सॉरी म्यू सिग्मा ई। तो देखो म्यू सिग्मा ई ऐसे लिख दिया, और ये क्या है, म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू एप्सिलॉन ऐसे लिखा, म्यू एप्सिलॉन ऐसे लिखा, और फिर क्या है, डेल ई बाई डेल टी, और हम जानते हैं डेल ई बाई डेल टी क्या होता है, डेल बाई डेल टी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आईटा ओमेगा वही चीज, तो माइनस आईटा ओमेगा इंटू ई, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैंसिल, देखो आई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई को दोनों तरफ डिवाइड करो, है ना, तो यहाँ पे बटे आई करेंगे, बटे आई लिख देंगे, और प्लस आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 होगा, और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्रॉस बी बराबर इतना आ गया। सिंपल मैनिपुलेशन है, यहाँ तक किसी को कोई समझना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, किसी को कुछ समझना है इसमें, क्लियर है बात यहां तक, हाँ या ना, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? yes, हाँ बोलते रहो क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी की। तो अब देखो एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है, ये बैक का नियम आपने बैक का नियम पढ़ रखा हो, ए क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस सी बराबर बी ए डॉट सी, पहले ये और फिर ए डॉट सी, फिर सी और ए डॉट बी, ऐसा ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2, ये जो 2 इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसको के क्रॉस कर देते हैं, के क्रॉस कर देते हैं इसको, तो क्या आता है, देखो के क्रॉस करके क्या आएगा, तो के क्रॉस अगर हम सॉरी इसकी वैल्यू ऐसा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहां से लिख देते हैं ना, हम लिखते हैं के क्रॉस अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्रॉस ई बराबर क्या आएगा, देखो ये वाला फंक्शन जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना, इसके अंदर के आ गया और बाहर का डॉट ई के साथ, तो बाहर का डॉट ई के साथ माइनस, फिर क्या होता था दूसरा फंक्शन जो भी दूसरा है वो ई, और इसका के का डॉट फिर के साथ में वो के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं देखो यहाँ पे के डॉट ई बराबर 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचे, और ये ए क्रॉस ई बराबर क्या है,
है ओमेगा बी, के क्रॉस ई बराबर क्या ओमेगा बी। हमने के क्रॉस बी की जगह पे ओमेगा बी रख दिया है और के ऐसे आ गया, तो ये के क्रॉस ओमेगा बी हो जाएगा, के क्रॉस ओमेगा बी बराबर ओमेगा, ओमेगा इसको हम, हाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम बाहर ला सकते हैं, तो ये ओमेगा के क्रॉस बी हो गया, के क्रॉस बी हो गया, और ये बराबर कितना आएगा माइनस ई के स्क्वायर, माइनस ई के स्क्वायर आ गया, क्योंकि के डॉट ई यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये आपको इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम इक्वेशन 4 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो के क्रॉस बी की वैल्यू इतनी है, के क्रॉस बी की वैल्यू इतनी है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे, तो आप मैनिपुलेट करो, देखो आसान, मतलब चीजें आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा तो ओमेगा आया, और के क्रॉस बी की जगह ये पूरा एस सच इसको रख दो, यहाँ पे एस सच यहाँ पे ये रख दो, और बराबर माइनस ई के स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ से देखो के स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर आएगा इतना, देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है ये, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है आप जानते हो, के क्या होता है, ये क्या होता है इसमें प्रोपोगेशन फैक्टर 2 पाई बाय लैम्डा, तो के स्क्वायर बराबर इतना, सबकी समझ में आ गया, यहां तक सब पहुंच गए हैं, आ जाएगा इसमें, के बराबर इतना सब पहुंच गए हैं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम लोगों ने इंटरमीडिएट में सॉल्व की होगी या हाई स्कूल लेवल पे भी सॉल्व की होगी, कि क्योंकि के जो है बेसिकली ये क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो हम बाद में हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर हम एक रियल पार्ट के का और प्लस एक इमेजिनरी, क्यों देख रहे हो इसमें आइटा भी आ रहा है, इसमें आइटा भी आ रहा है, तो हम के को कैसे सेपरेट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे हमने क्या बोल दिया, देखो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बाहर आ जाएगा, और म्यू एप्सिलॉन ऐसा आ जाएगा, देखो ये ओमेगा बाहर आ गया और म्यू एप्सिलॉन पे वो आ गया, म्यू एप्सिलॉन पे 1/2 आ गया, और साथ में 1/2 किस पे आएगा, इस वाले फैक्टर पे भी आएगा, 1 प्लस आइटा सिग्मा अपॉन ओमेगा ई, तो देखो ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम केवल ये जो अंदर का फंक्शन है, ये अंदर केवल इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। मैं ये बोलता हूं सपोज ये क्या है, ये किस फॉर्म में, x प्लस आइटा फॉर्म में है, ये पूरा का पूरा ये 1/2 अंडर रूट ये x प्लस आइटा y के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसको अगर स्क्वायर कर दें, दोनों को स्क्वायर कर दें, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस आइटा सिग्मा अपॉन ओमेगा ई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इसका स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2x आइटा वाई आ जाएगा, ठीक हो गया, 2i(xy) ये आ गया आपका। अब देखो इन दोनों के अगर सपोज यहाँ पे हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट देखें, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका रियल पार्ट क्या हो गया 1, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy, ये बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है ये आइडेंटिटी, x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो आपने सब पढ़ रखा है ना। तो इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है, ये 1 है, या अगर आप 1 का 1 ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे मिल जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है इन्होंने, ये स्क्वायर कर रखा है, बेसिकली स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट बाद में लगेगा, यहाँ पे गलती हो गई, ये स्क्वायर रूट नहीं है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको देखो दो चीजें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, तो आप इसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को पहले ऐड करो, पहले इनको ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 1/2 इधर आ जाएगा, और
ये आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना राइट हैंड साइड, तो ये 1 प्लस इतना हो जाएगा, तो 1 प्लस इतना हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो 1/2 इधर हो जाएगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो घटाने पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे, तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर प्लस हो जाएगा वो, तो 2y स्क्वायर, तो सेम ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, इसका मतलब आपके पास एक्स भी है और वाई भी है, एक्स भी है और वाई भी है। तो आप एक्स और वाई को यहाँ लग सकते हैं, यहाँ पे मतलब आप इसकी जगह पे एक्स वाई के टर्म पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब अब आप के की दो वैल्यू आएंगी ना, क्योंकि आप ये यहाँ पे रख रखा है आपने, तो के बराबर क्या होगा, देखो के बराबर के आर प्लस आइटा के आई, के आर प्लस, मतलब हम बोलते हैं के जो है इमेजिनरी क्वांटिटी है, जो वेव वेक्टर है वो, उसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, और उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, तो यहाँ देखो हमने इसीलिए हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया, इसको हमने x प्लस आइटा y बोला, और x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है, उसको आप यहाँ पे रख दो, x और y की वैल्यू निकल आएंगी। अब आप आसानी से ओमेगा अंडरवुड m म्यू एप्सिलॉन की इनटू इनसे करोगे तो आपको रियल पार्ट r और इमेजिनरी पार्ट ये मिल जाएगा, सिंपल। कई बुक्स में डायरेक्ट ये दे रखे हैं, मतलब ये मैंने अलग से, तुम्हारे पास जो मैंने वो भेज रखा होगा पहले से, जो पावर पॉइंट भेज रखी होगी उसमें ये वाली स्लाइड नहीं होगी, ये मैंने अलग से डाल रखी है कि ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि ये डायरेक्ट ये कैसे आया, कि के आर बराबर ये कैसे आ गया, के आई बराबर ये कैसे आ गया, तो वो आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो के की ये वैल्यू है, जो जिसमें के आर ये है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, E0 e टू द पावर माइनस के आइटा ई टू द, देखो यहाँ पे ये है ना हमारा जो सॉल्यूशन है, ये देखो, तो यहाँ पे अगर हम के की जगह क्या लिखें, के की जगह के बराबर क्या लिख दें, के आर प्लस आइटा के आई, ऐसा लिख दें। आप इसको ई की पावर को दो भाग में तोड़ सकते हो, एक के साथ में देखो आइटा बाहर है ही है, आइटा क्या है, बाहर है, तो आइटा इसके साथ आइटा आएगा, और जब आइटा की इससे इंटू होगी तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि के आई के साथ में माइनस आएगा, तो ये देखो ये, तो के आई के साथ में माइनस आया, के आई, और रियल पार्ट आया ये ई टू द पावर माइनस आइटा, क्योंकि आइटा इंटू आइटा जो है माइनस हो गया था, ठीक है, और एक आइटा के साथ ये आ गया रियल पार्ट। उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये आ जाएगा। क्लियर है? इतना सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले इतनी की बात करो, तब हम आगे बताते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो फटाफट बोलो। हाँ, एक बोल रहा है, बाकी ठीक है। अब देखो, गुड। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैथमेटिक्स थी, अब हमने इसमें फिजिक्स ढूंढनी है कि इनका क्या मतलब हुआ। देखो हमने जो है कंडक्टिंग मीडियम में, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहां डाला था, कंडक्टिंग मीडियम में, क्योंकि हमने कंडक्टिंग मीडियम की कंडीशंस लगाई थी जहां पे रो बराबर 0 था, और उसके बाद हमने उनको सॉल्व किया, और इसके लिए सॉल्व किया ई और बी के लिए, और ई हमारा ऐसा निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी हमारा ऐसा निकला। आप दोनों केस में देख रहे हो, ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड पार्ट है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड पार्ट। ये देखो एम्पलीट्यूड पार्ट ये है, ठीक है, ये रियल पार्ट जो है ये एम्पलीट्यूड पार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, देखो मैक्सिमम E0 है और वो एक्सपोनेंशियली घट रहा है, e टू द पावर माइनस के आई जेड। उसी तरीके से बी भी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर में जाएगी, घुसेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे 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 कम होने लग जाएगा। एक्सपोनेंशियली है, धीरे धीरे कम होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो ये है कि these expression for E and B show
that the amplitude of both E and B fields decreases exponentially inside conductor, जैसे ही कंडक्टर के अंदर जाते हैं. In other words, electromagnetic wave attenuate inside the conductor. वो एटेन्यूएट होती है, मतलब लॉस होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एनर्जी को लॉस कर रही है, ये समझो. इसीलिए हम के आई को, जो ये कांस्टेंट है के आई, के वाला के वाई, जो के आई को यहाँ पे इमेजिनरी के साथ में था के आई, उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट. एटेन्यूएशन कांस्टेंट. और ये क्या डिसाइड करता है, मतलब ये कांस्टेंट अगर कम होगा या ज्यादा होगा, so this determines how rapidly the amplitude of the oscillating field falls off with the distance. कैसे? डिस्टेंस के साथ में, क्योंकि z है ना, z का मतलब क्या है? डायरेक्शन है. z मतलब कितनी दूर गया, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी दूर गई. तो माना z फिक्स है, सपोज मैंने कहा कि z जो है 5 मीटर पे मुझे देखना है, तो के आई पे डिपेंड करेगा कि के आई कितना अगर के आई बहुत ज्यादा है तो 5 मीटर पे बहुत ज्यादा जो है लॉस हो जाएगा, एटेन्यूएट हो जाएगी वेव. ठीक. तो कितनी देर तक, कितनी दूर, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं पे जाके वो जीरो भी तो हो जाएगी. मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसे कंडक्टर में घुसी और कुछ दूर जाने के बाद वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होती है और बाद में तो जीरो हो जाएगी. तो कितनी देर बाद वो खत्म हो जाती है, कितनी, मतलब कितना वो पेनिट्रेट कर पाती है कंडक्टर को, उसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ. उसको हम क्या बोलते हैं? स्किन डेप्थ. मतलब कितनी डेप्थ तक वो घुस सकती है. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट. जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है के आई, उसका उल्टा है, उसका उल्टा. और के आई क्या है हमारा? ये है के आई बराबर ये है, देखो. तो इसका, उसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं. डेल्टा तो 1 अपॉन इतना, ये हो गया आपका स्किन डेप्थ. ठीक है. और ये डेल्टा क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिस्टेंस विद इन विच द फील्ड्स फॉल्स टू 1 अपॉन ई ऑफ इट्स वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट. मतलब किसी भी पॉइंट पे, मतलब जेड डायरेक्शन, अगर आपकी वेव प्रोपोगेट जेड डायरेक्शन में कर रही है, तो जेड डायरेक्शन में जाने पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो उसका जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो किस डिस्टेंस तक 1 अपॉन ई रह जाता है. ये ई वही है जो जब आप लॉग बेस ई करते हैं ना, ये वही है जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है ना, ये वही ई है. तो डेल्टा measures the distance within which the fields falls to 1 upon e of its value at a given point. ठीक है. In other words, it is a measure of the depth to which electromagnetic wave penetrate into the conductor before amplitude falls to 1 upon e times its value at the surface. मतलब क्या हुआ? 1 upon e क्या होता है? तुमने देखो साउंड में पढ़ा होगा, अगर एक्रोस्टिक्स में तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पे भी हम क्या बोलते हैं कि एटेन्यूएट होती है साउंड, तो कितने समय बाद वो 1 अपॉन ई रह जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली वो जो ई है, उसके बाद हम उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं. वो हम हमारे नॉलेज में नहीं है कि अब वो इतना कम हो गई है तो इसका इफेक्ट जो है खत्म हो गया है. तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका स्किन डेप्थ है, ये किसका मेजर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने कंडक्टर में कितने अंदर तक जो है घुस जाती है, कितने अंदर तक घुस जाती है, कि कब तक घुस जाती है? जब तक कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 अपॉन ई टाइम्स नहीं हो जाता. तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाती है इस दौरान, वो स्किन डेप्थ कहलाती है. ठीक है. और परफेक्ट कंडक्टर, देखो जो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, वहां पे कंडक्टिविटी क्या होती है? इन्फिनिटी. मतलब कंडक्टर में तो खूब कंडक्टिविटी होती है, और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी होती है 0. तो नॉन कंडक्टर में सिग्मा बराबर क्या होगा? 0. तो अब यहां देखो, अगर आपके पास नॉन कंडक्टर है, यहीं पे देख लो, अगर नॉन कंडक्टर है तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0. अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो √1 बचेगा. √1 का मतलब 1, और 1 - 1 क्या हो गया? 0. ये 0 इसके साथ इंटू होगा तो 0, यानी कि 1 अपॉन 0 आ जाएगा. और 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, यानी कि डेल्टा क्या आएगा? इनफाइनाइट. यानी कि अगर आपका मटेरियल इंसुलेटर है तो इनफाइनाइट डेप्थ तक घुस जाएगा वो. मतलब वो उसको एक इनफाइनाइट डेप्थ तक घुसने का मतलब क्या है? उसको आर पार हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके आर पार हो जाती है. तो यही कारण, देखो कांच होता है ना, जितने भी इंसुलेटर होते हैं, जैसे कांच है तो कांच के लाइट आर पार चले जाते हैं ना,
क्यों जाता है ये, क्योंकि लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और डेटा स्किन डेप्थ, और कांच मतलब इंसुलेटर। तो इंसुलेटर पे वो इनफाइनाइट डेप्थ तक जाता है, मतलब कितना भी मोटा कांच होगा लाइट उससे पार हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे पार हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मतलब ये दिखा। और कंडक्टर देखो, कंडक्टर में अगर कंडक्टर में सिग्मा इनफाइनाइट होता है, अगर ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया मतलब नीचे का पूरा इनफाइनाइट हो गया। नीचे का इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, यानी कि स्किन डेप्थ जीरो। तो आइडियली जो है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टर के अंदर नहीं घुस सकती आइडियली। और आइडियली कोई भी इंसुलेटर कितना भी मोटा हो उससे आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम एक आयरन का पीस देखो, आयरन के पीस में जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालने का प्रयास करो, वो अंदर नहीं घुस पाएगी, मतलब वो पार नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो जो शील्डिंग होती है, तुम अपने मोबाइल को किसी स्टील के अंदर डाल दो, अब वो डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन किसी स्टील केस के अंदर बंद कर दो अगर एक थिक वाला है, तो वहां पे सिग्नल पहुंचेंगे नहीं। उसका कारण ये है क्योंकि वो शील्डिंग का काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अंदर तक नहीं पहुंचने देता है, रिसीवर तक नहीं पहुंचने देता है वो जो स्टील का कवर होगा उसका। ठीक है ना? तो ये देखो, लेकिन आइडियल कुछ भी नहीं होता है। हम बोलते हैं कि जो अच्छा कंडक्टर होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है, ये सॉरी नीचे वाली ये कंडीशन होती है। और जो अच्छा इंसुलेटर होता है, तो अच्छा इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर उसको बोलते हैं जहां पे सिग्मा की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी ओमेगा ई के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होती है, ओमेगा ई के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होती है। ये प्रैक्टिकल इशू है ना? तो उस में अगर आप ये करो सिग्मा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा ई, और तब इसको सॉल्व करो जरा, तो सिग्मा अगर इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोलो, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलो 1 प्लस एक्स की पावर एन से, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, केवल 1 प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा डेल्टा बराबर इतना। करके देखना इसको, बहुत आसान है। ठीक है ये। और अगर सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा ई है, तो आप इसको सॉल्व करो, देखो सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ये है, तो तब ये फैक्टर और ये फैक्टर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि 1 और 1 उसके मतलब 1 और ये -1 उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये स्क्वायर है, आर जो है स्क्वायर रूट है, ये बाहर स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये 1 और ये -1 ये काउंट नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाकी आप उसको सॉल्व करो तो आपको ये मिलेगा, ये डेल्टा बराबर इतना आ जाएगा। तो आप देख, ये प्रैक्टिकल केस है, इसका मतलब यहाँ पे आप डेल्टा वो नहीं है, डेल्टा जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, फ्रीक्वेंसी पे और कंडक्टिविटी पे और म्यू पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन डेप्थ डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी फॉर ऑर्डिनरी कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं उन पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी डेल्टा उतना होगा, मतलब स्किन डेप्थ उतनी कम होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी डेल्टा उतना ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस तक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर जाएगी। ठीक, और द रियल पार्ट ऑफ के डिटरमाइन द वेवलेंथ। आप जानते हो कि वेवलेंथ क्योंकि हमारी रियल क्वांटिटी है, लैम्डा बराबर होता है के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय के। उसी तरीके से आपका वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है वो ओमेगा बाई के, आप जानते हो। एन बराबर सी के इंटू ओमेगा, क्योंकि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहो तो ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये भी, ये तीनों फैक्टर आपके जो भी है इनसे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि के रियल क्वांटिटी हो गई तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू। ठीक, अब देखो हमारे पास वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। जो इक्वेशन 2 थी हमारी ये देखो, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर ओमेगा को इधर कर दो तो 1 अपॉन ओमेगा के क्रॉस ई, तो उसका यूज हम कर रहे हैं। देखो के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा, ये हो गया b। बट हियर द वेव वेक्टर इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। हमने देखा कि k क्या है, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, के आर प्लस आइटा के आई। सो वी राइट द वेव वेक्टर एज, वेव वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड और e टू द पावर आइटा 5, क्योंकि वो क्या है हमारा, क्योंकि e टू द पावर आइटा 5 को आप cos और sin के टर्म में लिख सकते हो, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
Hence there will be phase difference between E and B vectors. अब देखो ये phi क्या है, बेसिकली ये फेज डिफरेंस है। ये क्या है? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। और ये आपको क्या है, देखो E और K में E और B में को रिलेट करता है। कौन? ये देखो K और ओमेगा है ना, ये सॉरी B और E है, और K की वैल्यू क्या है आपकी? e टू द पावर आइटा फाई। इसका मतलब E और B में फेज डिफरेंस है फाई का, ठीक है ना। और चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए E जो है हमेशा E एंड B वेक्टर, B हमेशा जो है लैग्स बिहाइंड E वेक्टर, मतलब B जो है E वेक्टर से पीछे रहेगा। फॉर गुड कंडक्टर फाई इज नियरली 45। ये आप कहीं बुक में जो है मतलब वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलेज दे रखे होंगे या कुछ वो एग्जांपल्स दे रखे होंगे, वो उसको देख के आप देख सकते हैं कि फाई जो है लगभग 45 के नजदीक होता है। इट मे बी रिमेंबर दैट नॉन कंडक्टिंग मीडिया इन बोथ बी एंड ई आर इन फेज। ये ध्यान में रखना, कई बार छोटे छोटे सवाल आते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस क्या होता है। तपाक से सभी लोग बोल देते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ई और बी दोनों जो है परपेंडिकुलर प्लेन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने यहाँ पे देखा, अभी हम नॉन कंडक्टिंग केस देखेंगे तो उसमें जो बी और ई है, नॉन कंडक्टिंग केस में बी और ई जो है क्या होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। और कंडक्टिंग केस में हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे देखा इसके कि ई और बी अलग अलग फेज में होते हैं, और ई जो है लीड करता है बी को। तो ये ध्यान रखना, कहीं पे भी आप ऐसा गलत मत कर देना कि बी और ई के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, दोनों एक ही फेज में होते हैं, और कंडक्टर में वो जो है ई जो है लीड करता है बी को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबकी? यहां तक कोई दिक्कत है? ये बहुत सिंपल है, स्किन है। अब देखो तुम्हारे पास, मैंने कहा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक जो हमने ग्रिफिथ की आपको दे रखी है उसके हिसाब से है। आप जो एक किताब है गुप्ता कुमार की, प्रगति प्रकाशन वालों की, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। जैसे उन्होंने स्किन डेप्थ कॉपर के लिए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कॉपर के लिए की भाई, अगर मंडल पर है उसमें अगर कुछ फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो उसकी स्किन डेप्थ कितनी होगी। या अगर आप सिल्वर लेते हैं और उसमें 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्किन डेप्थ कितनी होती है, सी वाटर में कितनी होती है, इस तरीके से उन्होंने कर रखा है। ठीक है, और इंपीडेंस वगैरह, इंपीडेंस का मतलब ई और बी का रेशियो, ई और बी का रेशियो। तो ये छोटे छोटे आप इसके बाद आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन की कंडक्टिंग मीडिया के लिए पॉइंटिंग वेक्टर भी निकाल सकते हो भाई। ई आपको पता चल गया, बी आपको पता चल गया, आप पॉइंटिंग वेक्टर निकाल सकते हो ई क्रॉस बी करके, है ना, 1/μ0 और ई क्रॉस बी करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम कंक्लूड करें इलेक्ट्रोकंडक्टिंग मीडिया में, तो हमने देखा कि ई और एच म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही है, और साथ में क्या है वो मतलब वेव के परपेंडिकुलर भी ही है, ये तो हम जान ही रहे हैं। जो ई और एच है, मतलब ई और बी है, ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के दोनों एटेन्यूएट करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर घुसती है तो वो एटेन्यूएट करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक, और जो ई और एच है या ई और बी है, ये दोनों के दोनों एक ही फेज में नहीं रहते हैं। ई लीड करता है बी को, या दूसरे शब्दों में बी लैग करता है ई वेक्टर से। ठीक है ना। और इसके बाद आप जो है इसे एनर्जी डेंसिटी वगैरह ये सब चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत मेन चीज है आपको ई और बी आना। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो आप देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ε0 ई पर हो जाती है वहां पे, है ना। तो उसके बेस पे आप जो है आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो अब ये अगर आपने समझ लिया, तो अब हमारे पास देखो दो मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, और आयनाइज्ड गैसेस मीडियम है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का मतलब जहां पे कि गैसेस आयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब वहां पे निगेटिव आयंस होंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, ऐसे ही सब रहेगा, न्यूट्रल एटम होंगे, सब एमलगमेशन टाइप का कुछ होगा उसमें, सब रहेंगे उसमें, आयन भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सब होगा उसमें, न्यूट्रल होंगे।
तो ऐसे में तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन कंडक्टिंग मीडिया से गुजरती है तो देखो रो बराबर जीरो होगा, देखो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ पे जे बराबर भी जीरो होगा। कंडक्टिंग मीडियम में जे बराबर जीरो नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी जीरो होगी। ठीक है, तो रो बराबर जीरो, जे बराबर भी जीरो, तो आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो देखो बहुत सिंप्लीफाई होके यहाँ ऐसे हो जाएगी। और ये हम पहले कर भी चुके हैं जब हमने फ्री स्पेस में किया था। फ्री स्पेस और इसका दोनों का सॉल्यूशन एक ही जैसा है, खाली अंतर क्या आएगा, जहां पे फ्री स्पेस में हम एप्सिलॉन जीरो ले रहे थे, यहाँ पे हम एप्सिलॉन लेंगे। फ्री स्पेस में हम म्यू जीरो ले रहे थे, यहाँ पे हम म्यू लेंगे। म्यू जहाँ पे उस मीडियम की परमेबिलिटी होगी, एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। क्लियर है? तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो आयनाइज्ड गैसेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो बराबर जीरो होगा, रो बराबर जीरो होगा होमोजेनियस लीनियर मीडियम में हमेशा। म्यू बराबर म्यू जीरो होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो होगा। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी, देखो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी वो केवल फ्री चार्जेस के कारण नहीं होगी, बल्कि आयन के कारण भी होगी, है ना। बल्कि क्या होगी, आयन के कारण भी होगी। तो इस चीज का खाली ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वही है। देखो सो इन नॉन कंडक्टर, देखो नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होती है इट इज इंटायरली ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस तो होते नहीं है, फ्री चार्जेस तो होते नहीं है कंडक्टर में, सॉरी नॉन कंडक्टर में। तो जो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है वो डाइलेक्ट्रिक में आ गया, नॉन कंडक्टर्स में आ गया। तो जो भी करंट फ्लो होती है उसमें केवल डिस्प्लेसमेंट टाइप की होती है। और जो कंडक्टर्स होते हैं, करंट ऑफ कंडक्शन टाइप इज मतलब जो कंडक्शन करंट होती है, जो फ्री चार्जेस के कारण, जो ओम्स लॉ का फॉलो करती है, तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्शन के कारण करंट फ्लो होती है। लेकिन जो आयनाइज्ड करंट है, आयनाइज्ड गैसेस में करंट है, दैट अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण तो होती है, साथ में आयंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम आयनाइज्ड गैस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर ही रहे हैं, साथ में होगा जो आयंस हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इन्फ्लुएंस में आके आके वो भी करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज एज्यूम करते हैं इस प्लाज्मा के केस में कि जो कोलिजन है वो निग्लिजिबल है। तो अगर कोलिजन निग्लिजिबल है तो एटेन्यूएशन कम से कम होगा। ठीक है, तो जरा इसको देखना, इन दो जो नॉन कंडक्टिंग और आयनाइज्ड गैस का है, ये खुद करके देखना तुम लोग जरा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही है जैसे कंडक्टिंग में हमने करा हुआ है। और तब इसके रिजल्ट देखना। और इसका जो आयनाइज्ड मीडियम है, आपने देखा होगा आयनाइजेशन का यूज क्या है, एक बहुत प्रैक्टिकल यूज है। हम हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर है ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और जो फिजिक्स वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लेयर होती है उनकी, जो ऊपर होती है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर बोलते हैं उसको। वहां पे क्या होता है कि आयंस के फॉर्म में सारे वहां पे जो गैसेस हैं वो आयनाइज होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो आयनाइजेशन का डिग्री चेंज होती रहती है, वहां पे आयनाइजेशन चेंज होता रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आयनाइजेशन बढ़ता रहता है वहां पे। तो क्या होता है, उसके कारण किस पे फर्क पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो जैसे हमने कहा, देखो यहाँ पे देखा नहीं कि हमने कैसे, ये देखो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ना, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैसे ही इन दोनों मीडियम के लिए भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे वो फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, तो आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला निकाल दोगे तो आप देखोगे कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एक। दूसरा, वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दो। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। तो डेंसिटी कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी कि नीचे डेंसर मीडियम होता है, ऊपर रेयरर मीडियम होता है। तो जब कोई भी सिग्नल यहाँ से, माना मोबाइल सिग्नल जब ऊपर की तरफ जाता है, आयनोस्फीयर की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है कि ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहता है। और कैसे पता चला हमको, वो इससे पता चलेगा, ये जो प्लेन ये थ्योरी है, इससे पता चल जाएगा कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, इसका मतलब जब लाइट या कोई भी रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या हो जाता है, तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो नॉर्मल से दूर भागती है मतलब
जैसे जैसे लाइट ऊपर जो रेडियो वेव या हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन जनरली रेडियो वेव में होता है, ये रेडियो वेव जैसे जैसे आइनोस्फीयर में ऊपर बढ़ती रहती है तो ये नॉर्मल से दूर भागती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होती रहती है। और जैसे एक स्थिति ऐसी आती है कि क्रिटिकल एंगल बनता है। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल जिसके बाद जो है लाइट कभी भी या पेनिट्रेट नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस केस में जो है जो हमारी रेडियो वेव यहाँ से गई है वो आइनोस्फीयर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो होता है, आइनोस्फीयर से वो सीधे नीचे आ जाता है सिग्नल जो हम यहाँ से भेजते हैं। तो इस तरीके से हम दूर दूर तक जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो जरा ये दो तुम लोग कर लोगे, यहाँ पे खत्म है, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे, हाँ या ना? ठीक है, अगर कर लेते हो अच्छे, हाँ ठीक है, तो इसको करो। और सर ये तुम्हारी, हाँ हाँ इसको करो। कितने बच्चे आ गए हैं? 15 बच्चे हैं तुम लोग ना, इस समय 15 हो तुम लोग। लास्ट में ज्ञान भी आया है, यस सर। और बाकी कोई और तो नया नहीं आया ना? बस ठीक है।